इस वीडियो में हम लोग एरर्स एंड मेजरमेंट के बारे में सीखेंगे कि मेजरमेंट्स में जो एरर होता है वो क्या होता है और इस चैप्टर को हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले ये समझिए कि ये चैप्टर हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, एरर एंड मेजरमेंट जो है वो क्या है। तो एरर क्या है ये समझेंगे हम लोग और इसकी स्टडी क्यों करते हैं। तो देखिए, कोई भी मेजरमेंट जब हम लोग करते हैं तो मेजरमेंट जो होता है 100% ट्रू मेजरमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो कोई भी मेजरमेंट आप कीजिए, चाहे किसी मान लीजिए किसी चीज़ का आप लेंथ मेजर कर रहे हैं या टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं या प्रेशर मेजर कर रहे हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट किसी भी डिवाइस से आप मेजर कर रहे हैं, तो वो क्या होता है ना कि 100% ट्रू वैल्यू नहीं देता है, हमेशा कुछ ना कुछ एरर रह ही जाता है। तो जो एरर रह जाता है वो क्या है, एक तरह का त्रुटि जो है वो अनवांटेड है। हम तो नहीं चाहते हैं कि हमारे मेजर्ड वैल्यू में कोई एरर हो, लेकिन एरर बाउंड है, नेचुरल है, होना ही है। तो इस एरर को कम करना है, हमें किसी तरह से इसको मिनिमाइज करना है, कम से कम एरर हो ये करना है, गलतियां कम से कम हो, त्रुटियां कम से कम हो। इसी चीज़ को मतलब एरर्स को कम करने के लिए हम पहले एरर्स को जानते हैं कि एरर क्या है, कितने टाइप के हैं, क्या क्या एरर हैं। जब उनकी स्टडी करेंगे तो हम फिर उस एरर को किस तरह से मिनिमाइज किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है, ये हम जान पाएंगे और इसीलिए हम एरर्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए किस तरह से अभी एक कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे और उस एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो एरर है वो किस तरह से कम किया जा सकता है और कितने टाइप के क्या क्या एरर किसी भी मेजरमेंट में हो सकता है। ठीक है, तो आपको ले चलते हैं एरर्स इन मेजरमेंट। देखिए मैंने लिखा है एरर्स इन मेजरमेंट, मतलब मेजरमेंट में क्या एरर है। ठीक है, एक मेजरमेंट का एरर होता है और दूसरा होता है कि जब मेजर्ड वैल्यू की हेल्प से जब कोई कैलकुलेशन करते हैं, मैथमेटिक्स करते हैं, तो उसके बाद जो रिजल्ट में जो एरर आता है वो भी एक एरर है। तो एरर इन मेजरमेंट है, एरर इन कैलकुलेटेड वैल्यूज है। तो एरर्स इन मेजरमेंट, व्हाई डू वी स्टडी, आपको समझ में आ गया। हम पढ़ाई इसलिए करते हैं एरर का ताकि एरर को कम किया जा सके, मेजर्ड वैल्यू के एरर को मिनिमाइज किया जा सके। ठीक है, error is always there in any instrument. No measurement can be completely error free. Our job is to minimize the error as minimum as possible, as much as possible. ठीक है, जितना भी हो सके एरर को कम किया जा सके वो हम लोग कोशिश करेंगे एरर को कम करने की, मिनिमाइज करने की। ठीक है, वी डू नॉट वॉन्ट एरर इन आवर मेजरमेंट, कोई नहीं चाहता है कि मेजरमेंट में एरर हो। ठीक है, तो सपोज कीजिए कि आपके सामने यह एक एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल मैं पेश कर रहा हूँ। मान लीजिए ये येलो कलर में एक स्टिक है और इसी स्टिक का एक छड़ी है और इसका हम लोग मेजरमेंट करना चाहते हैं इस स्केल के थ्रू। ये स्केल है आपका, सपोज कीजिए ये में है स्केल। ठीक है, किसी चीज़ में हो सकता है। तो ये एक स्केल है और इस स्केल के थ्रू आप क्या कर रहे हैं, मेजरमेंट ले रहे हैं इस स्केल का। तो इसका मेजर्ड वैल्यू ध्यान से देखिएगा तो ये हो जाएगा 5, 10, 15, 16, 17, 18, 18 और 19 के बीच दिखाई दे रहा है ये वैल्यू। तो ये स्टिक टू मेजर है और लेंथ ऑफ स्टिक क्या है ये हमें जानना है। ठीक है, तो ये स्केल है, तो 18 to 19 के बीच है। ध्यान से दीजिए, 15 के बाद 16, 17, 18, 19, तो 18 और 19 के बीच कोई भी वैल्यू इसका हो सकता है जो कि हमारे आंख से पता चल रहा है। ठीक है, मतलब आंख का जो रेजोल्यूशन है उसके थ्रू हम लोग देख पा रहे हैं कि ये 18 और 19 के बीच कहीं लाई करता है। तो ये कहाँ लाई करता है, 18.5 है, 18 पॉइंट कितना है, ये बोलना बहुत मुश्किल है। तो 18 और 19 के बीच, तो इसमें जो हम लोग जो भी लिखेंगे, अगर 18 लिखते हैं तो भी एरर होगा, 19 लिखते हैं तो भी एरर होगा। ठीक है, सपोज कीजिए कि सपोज ट्रू लेंथ जो है वो इस स्टिक का L है। तो अगर L है ट्रू लेंथ और हम लोग इसका मेजर्ड वैल्यू जो लेंगे वो 18 या 19 कुछ लेंगे, तो एरर जो होगा वो हो जाएगा आपका ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, ट्रू वैल्यू को TV लिखेंगे, मेजर्ड वैल्यू को MV लिखेंगे। तो ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का जो डिफरेंस है वही आपका एरर कहलाता है। तो इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं एरर का। ठीक है, तो ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ये देखिए एरर लिखते हैं ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। MV इज मेजर्ड वैल्यू, TV है ट्रू वैल्यू। तो L माइनस जो भी है 18 या 19, यहाँ जो भी लिखेंगे वो आपका मेजर्ड वैल्यू हो जाएगा। इन द अबव स्केल
स्केल या कोई और डिवाइस भी हो सकता है, तो ऊपर में स्केल इसलिए स्केल लिखे हैं। इन द अबव स्केल और डिवाइस वी कैन नॉट मेजर लेस देन 1 mm, ठीक है, और वी कैन से मैक्सिमम एरर इन मेजरमेंट वी कैन कमिट इज 1 मिलीमीटर। तो ये अगर मिलीमीटर स्केल है, ये मैंने लिखा है, तो अगर ये मिलीमीटर स्केल है तो इसमें हम लोग मैक्सिमम एरर जो है 1 मिलीमीटर का कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम 18 mm लिखते हैं तो कहीं ना कहीं 18 to 19 के बीच ये लाई करता है, तो 18 mm करेंगे तो 1 mm से लेस का डिफरेंस होगा, 19 करेंगे तो भी 1 mm से कम का एरर होगा इसमें। सो 1 mm इज द लिस्ट काउंट ऑफ दिस स्केल। तो यहाँ से मैं एक चीज़ दिखा रहा हूँ कि लिस्ट काउंट क्या होता है। लिस्ट काउंट होता है कि जो मैक्सिमम एरर आप किसी मेजरमेंट में किसी डिवाइस से मैक्सिमम एरर जो कर सकते हैं वही आपका लिस्ट काउंट है। या लिस्ट काउंट को दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं कि मिनिमम मेजरमेंट जो कर सकते हैं आप उस डिवाइस से वही उसका लिस्ट काउंट है। तो मिनिमम इस स्केल से, ये स्केल डिवाइस है और इस स्केल से मिनिमम आप 1 मिलीमीटर का लेंथ मेजर कर सकते हैं, तो 1 मिलीमीटर का लेंथ भी मेजर कर सकते हैं मिनिमम, और 1 mm का एरर भी कर सकते हैं इसमें। तो यही आपका क्या होगा, लिस्ट काउंट हो जाता है, ठीक है। इफ वी चेंज द अबव स्केल सच दैट ईच मिलीमीटर डिवीजन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। मान लीजिए हमने इस स्केल की जगह पे एक दूसरा स्केल लिया, ये जिसमें क्या है कि ये जो था 1 मिलीमीटर जो है उसको बीच बीच में एक और दे दिए, मतलब कि 1 मिलीमीटर को और 2 भाग कर दिए। तो जो मिनिमम इसमें जो डिवीजन है, स्मॉलेस्ट डिवीजन, वो 0.5 मिलीमीटर का हो गया। मिलीमीटर को और छोटा कर दिए तो 0.5 मिलीमीटर का हो गया। तो अगर ध्यान से देखिए तो इसमें हम लोग जो मैक्सिमम एरर कर सकते हैं वो 0.5 मिलीमीटर का कर सकते हैं, जो मिनिमम लेंथ मेजर कर सकते हैं वो 0.5 मिलीमीटर होगा। तो इसमें लिस्ट काउंट क्या हो गया, उसमें ऊपर वाले स्केल में 1 mm लिस्ट काउंट था और इस स्केल में 0.5 मिलीमीटर लिस्ट काउंट हो गया, ठीक है। तो अगर इस स्केल से इस लेंथ को मेजर किया जाए तो ये लेंथ कितना होगा, तो यहाँ से देखिए 0 के बाद 5, 10, 15, 20 के बाद ध्यान से देखिए 0.5 का mm का है ईच डिवीजन। 20 के बाद ये हो जाएगा आपका 21, 22 और एक सेकेंड ये हो जाएगा 21, 22, 23 प्लस समथिंग हमको दिखाई दे रहा है, 23 प्लस समथिंग, मैंने 23 से कुछ ज़्यादा होगा, ये मेजरमेंट में हमें दिख रहा है। तो 23 और 23.5 mm के बीच में कहीं ना कहीं L का वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। तो 23 से ज़्यादा है तो L इक्वल टू 23 और 23.5 mm के बीच में होगा, ठीक है। तो एरर तो है, हेयर लिस्ट काउंट ऑफ स्केल इज 0.5 mm। देखिए जो मिनिमम डिवीजन जो है वो 0.5 mm का है, 1 mm को 2 भाग कर दिया है मैंने इस स्केल में, ठीक है। ऐसा स्केल होता है या नहीं होता है ये जरूरी नहीं है, बस ये एक थ्योरेटिकल स्टडी कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो 23 और 23.5 के बीच में ट्रू वैल्यू कहीं लाई करता होगा, ठीक है। तो 23 को 23.0 लिख रहे हैं, 23.0 क्योंकि डेसिमल के बाद भी हम मेजर कर पा रहे हैं, हमारा लिस्ट काउंट जो है वो डेसिमल के बाद है, 0.5 है। वी आर श्योर अबाउट 23 बट डाउटफुल अबाउट 0 एंड 5। ये जो डिजिट्स हैं 23.0, देखिए 23 और 23.0 अलग अलग चीज़ है। जब 23.0 लिखते हैं तो ये 0 एक सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाता है और 0 मतलब सिग्निफिकेंट हो जाता है। सिग्निफिकेंस का मतलब कि 0 जो है ये शो करता है कि 23 के बाद पॉइंट में भी कोई मेजरमेंट ये स्केल ले सकता है, ठीक है, इसलिए ये सिग्निफिकेंट है। तो अब इस मेजरमेंट में देखिएगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है आपका, 23.0 भी है, 23.5 भी है। तो 0 और 5 जो है, तो 23 तो हमारा क्या है कि श्योर है हम कि 23 तो है ही, लेकिन 0 है कि 5 है ये हमारा डाउटफुल है। तो इसको हम लोग कहते हैं कि ये डाउटफुल डिजिट्स हैं। ये एक स्केल है, इस स्केल में देखिए इसका जो लिस्ट काउंट है ये mm है, स्मॉलेस्ट डिवीजन mm है। तो 1, 2, 3, 4, मान लीजिए सेंटीमीटर है, जो मैंने मार्किंग किया हुआ है वो सेंटीमीटर है। तो 1 सेंटीमीटर को 5 भाग में डिवाइड कर दिया गया है, तो 0.2 सेंटीमीटर जो है इसका मैंने 2 mm हो गया, ये स्मॉलेस्ट डिवीजन 2 mm हो गया इसका लिस्ट काउंट। तो अगर 2 mm लिस्ट काउंट है तो इस स्केल का लेंथ क्या होगा, यहाँ से देख कर बताइए। तो ये हो गया 1, 2, 2 के बाद 2, 1, 2, 3, 4 ना 2.8 प्लस समथिंग होगा। तो इस स्केल का जो रीडिंग होगा इस
मेजरमेंट में हमें दिख रहा है कि ये होगा 2.8 और 3 के बीच, मैंने 3.0 और 2.8 के बीच में कोई वैल्यू होगा। ठीक है, तो 8 और 0 जो है ये डाउटफुल है, और 2 जो है वो क्या है, तो 2.8 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर इसको हम लोग लिख सकते हैं। अगर सेंटीमीटर में लिखते हैं तो 2.8 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। ठीक है, 2.8 में 2 तो श्योर है, लेकिन 8 और 8 जो है वो डाउटफुल डिजिट है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें 2 हैं। हम लोग लिस्ट काउंट कितना है इसका, 2 mm है या 0.2 सेंटीमीटर है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में, फिगर्स इन एनी मेजरमेंट वैल्यू, सिग्निफिकेंट फिगर इन एनी मेजर्ड वैल्यू, सिग्निफिकेंट फिगर को हम लोग SF से लिखेंगे। इन ए मेजर्ड वैल्यू सिग्निफिकेंट फिगर आर द डिजिट्स विच आर एब्सोल्युटली करेक्ट प्लस द फर्स्ट अनसर्टेन और डाउटफुल डिजिट। तो किसी भी मेजर्ड वैल्यू में देखिएगा कि जो हम लोगों ने देखा कि कुछ तो श्योर है मेजर्ड वैल्यू में, लेकिन जो लास्ट डिजिट जो है वो डाउटफुल है, कि डाउटफुल है मतलब लिस्ट काउंट वाला वैल्यू आ जाता है। तो वो डाउटफुल को ले करके बाकी का जो डिजिट्स मिलाते हैं तो वो टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट्स बन जाता है। ठीक है, मान लीजिए इसका लिस्ट काउंट 1 mm है, ये 1 सेंटीमीटर स्केल है, और इसमें पूछा जा रहा है कि इसका मेजरमेंट क्या है इस स्टिक का। तो इसमें देखेंगे 1 सेंटीमीटर, 1 के बाद अगर सेंटीमीटर में लिखते हैं तो ये 1.5, 6, 7, तो 1.7 है। तो 1.7 सेंटीमीटर जो है तो प्लस माइनस 0.1 mm आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, 1.7 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि 0.1 सेंटीमीटर जो है इसका लिस्ट काउंट है। और इसमें देखिएगा कि इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, 1.7 है, ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन इसमें 7 जो है वो डाउटफुल डिजिट है, और 1 क्या है, एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो 1 के बारे में तो हम श्योर हैं, लेकिन 0.7 जो है हमारा डाउटफुल है। तो इस स्टिक का मेजर्ड वैल्यू जो होगा वो समवेयर बिटवीन 1.6 टू 1.8, मतलब 1.6 और 1.8 के बीच में कहीं भी हो सकता है, क्योंकि 1 mm का एरर आ सकता है। तो 2 सिग्निफिकेंट है, 7 इज डाउटफुल। द रूल्स फॉर काउंटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो अब हम लोग धीरे धीरे सिग्निफिकेंट फिगर्स की तरफ बढ़ रहे हैं कि सिग्निफिकेंट्स क्या होता है और उनके रूल्स क्या होते हैं, किसी भी मेजर्ड वैल्यू में, किसी मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे डिसाइड करते हैं। 1 नंबर रूल बोलता है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें ये नॉन जीरो डिजिट्स हैं, कहीं जितने भी हैं ये नॉन जीरो डिजिट्स हैं, और इसमें क्या है कि सारे फिगर्स जो होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे। तो 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें आ गए। ठीक है, सेकेंड बोलता है 0 बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जैसे 3.025 कोई भी मेजर्ड वैल्यू हो सकता है ये, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो ये 0 जो है वो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है, तो ये सारा का सारा सिग्निफिकेंट हो जाएगा, ये रूल नंबर 2 के हिसाब से। तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। ठीक है, थर्ड बोलता है ट्रेलिंग जीरोज आफ्टर डेसिमल पॉइंट्स आर सिग्निफिकेंट। मतलब ट्रेलिंग का मतलब होता है जो एंडिंग जीरोज हैं, जो जीरो से एंड कर रहे हैं, तो जितने भी जीरोज होंगे वो सिग्निफिकेंट्स होते हैं डेसिमल्स के बाद। एग्जाम्पल लेते हैं, ये आपका एग्जाम्पल है 3.200। तो 3.200, तो इसमें 00 जो है जो लास्ट में एंड हो रहा है, ये बिना बात का ऐसे ही नहीं लिखा गया है, इसका सिग्निफिकेंस है। ये शो करता है कि आपका जो मेजरमेंट है, जो डिवाइस है, उसका लिस्ट काउंट 0.000 मतलब 1.001 इस टाइप का कुछ ले सकता है, मतलब डेसिमल के बाद 3 पॉइंट तक ले सकता है। ये आपका डिवाइस का लिस्ट काउंट का आइडिया इससे लगता है। तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गए। ठीक है, ट्रेलिंग जीरो जिसको कहते हैं। फोर्थ रूल है पावर्स ऑफ 10 आर नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, 2.3 10 टू द पावर ऑफ 7, तो इसमें 10 टू द पावर ऑफ 7 है वो सिग्निफिकेंट नहीं होता है। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे, ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, नेक्स्ट रूल में देखते हैं, रूल नंबर 5। ये आप जो है टाइम लेकर के ऐसे एग्जाम्पल्स को कर करके खुद प्रैक्टिस कर लीजिए, सीख लीजिए, यही इसका तरीका है। 5 नंबर है फॉर मेजरमेंट लेस देन 1, ठीक है, जो पॉइंट में होंगे, ऑल जीरोज टू द लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। जैसे कि 0.00
1 2 हैज ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो जैसे इसमें है डेसिमल से पहले 0 है, लेस देन 1 है तो 0 पॉइंट समथिंग लिखेंगे। तो ये जो जीरोज हैं जिसके पहले कोई सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है, तो ये जीरोज जो होते हैं सारे के सारे नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। नॉर्मली ये तब आ जाता है जब हम एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, तो उसमें यूनिट कन्वर्जन में सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं चेंज होना चाहिए। तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 1 और 2, क्योंकि 0 0 0 ये जो है ये नॉन सिग्निफिकेंट होता है। एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देखेंगे कि यूनिट कन्वर्जन से ऐसा हो जाता है, इसलिए हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स को चेंज नहीं करना है। चेंज इन यूनिट ऑफ मेजरमेंट डज नॉट चेंजेज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 32 mm है, तो 32 mm है तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 है, ठीक है, 32 mm तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 है। अब 32 mm को 3.2 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं तो भी सिग्निफिकेंट फिगर 2 रहा। इसको 0.032 मीटर लिखेंगे तो जब 0.032 मीटर में लिखेंगे, देखिए यूनिट अलग अलग है तो लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर सेम रह रहा है। किलोमीटर में लिखेंगे तो भी सिग्निफिकेंट फिगर 2 रह जाएगा। तो इसीलिए ये जो रूल के हिसाब से, इससे पहले जो रूल देखे उसमें ये था कि अगर लेस देन 1 होता है वैल्यू तो 0.00 जो भी है वो नॉन सिग्निफिकेंट है। तो टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरोज इन ए नंबर विदाउट डेसिमल आर नॉट सिग्निफिकेंट। ये भी आता है किसकी वजह से? यूनिट कन्वर्जन की वजह से। जैसे 1 2 3 मीटर है तो इसको 1 2 3 0 0 सेंटीमीटर लिख देंगे। तो इसमें भी ये जीरो जो है ये यूनिट कन्वर्जन की वजह से आया है। तो इसमें क्या है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 ही रहेंगे, चाहे वो सेंटीमीटर में लिखें चाहे वो मीटर में, सिग्निफिकेंट फिगर 3 ही रहेंगे, नॉट सिग्निफिकेंट, ठीक है, दीज जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट। लेकिन 1.123.00 इंटू 10⁻² है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? इसमें देखिए हमने रूल में देखा था कि इस टाइप का अगर हो पॉइंट के बाद जो होता है तो वो सिग्निफिकेंट होता है। तो इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इफ इन ए मीटर स्केल 123.00 इंटू 10⁻², ठीक है, मीटर, देन देर आर 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। एग्जैक्ट नंबर हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। जैसे 12 बनाना इन ए बास्केट, तो 12 बनाना में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? तो इसे इनफाइनाइट, क्योंकि इसका सिग्निफिकेंट फिगर्स कॉन्फिडेंस लेवल को बताता है। तो बनाना क्या है? नंबर्स में है, केवल इंटीजर्स हो सकता है, तो उसमें पॉइंट्स डेसिमल कुछ हो नहीं सकता है, तो उसमें सिग्निफिकेंस लेवल बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए इसे कहते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट। तो 12 बनाना इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, कॉन्फिडेंस लेवल 12 मतलब 12 भी हैं, 11.9 और या फिर कुछ उसमें ये नहीं हो सकता है। तो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। पाई है 22/7, इसमें भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है, ठीक है। तो अब हम लोग राउंडिंग ऑफ के बारे में सीखते हैं कि राउंडिंग ऑफ क्या होता है और इसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों राउंडिंग ऑफ करते हैं हम लोग। तो देखिएगा कि राउंडिंग ऑफ इसलिए किया जाता है कि जब कोई कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा डेसिमल के बाद बहुत सारा पॉइंट्स आ जाता है, तो क्या सारा का सारा पॉइंट्स रिजल्ट में लिखना उचित है? ठीक है, क्या सिग्निफिकेंट उसका कोई है लिखना? नहीं, उसका सिग्निफिकेंस नहीं होता है। हम 0.025678, जबकि जो मेजर्ड वैल्यू है वो बहुत उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कम ही रहता है। तो राउंडिंग ऑफ इसलिए ज़रूरत होता है कि हम राउंड ऑफ करते हैं टू द मैक्सिमम सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन द मेजरमेंट, ठीक है। कोई भी कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें कुछ मेजर्ड वैल्यू ऑलरेडी रहता है, तो मेजर्ड वैल्यू में जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है उतना ही उसी के हिसाब से, एक रूल के हिसाब से कैलकुलेटेड वैल्यू में भी सिग्निफिकेंट फिगर्स होना चाहिए, और इसीलिए राउंडिंग ऑफ का जरूरत पड़ता है, ठीक है, इन कैलकुलेशन, ठीक है। 5.23 राउंड ऑफ अप टू 2 डेसिमल, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो इसको अगर बोला जाए कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक इसको राउंड ऑफ करना है तो राउंड ऑफ बहुत आसान होता है कि जैसे 5.23 है, तो 5.23 है तो इसको अगर 2 डेसिमल तक लिखेंगे तो ये 5.2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 जो है लेस देन 5 है। अगर ये लेस देन 5 होता है तो ये यूं का यूं रह जाता है, और अगर यहाँ पर मोर देन 5 रहता तो ये एक डिजिट बढ़ जाता, ठीक है। अगर यहाँ 0.29 रखते हैं तो यहाँ 5.3 हो जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये देखिए 5.2 हो गया, 3 इज लेस देन 5, देयरफॉर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखेंगे तो 5.2 हो जाएगा। 5.29 है तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, क्योंकि 9 इज मोर देन 5। एक एग्जांपल है 5.35, तो 5.35 में देखिए यहाँ पर 5 है, ठीक है, ना लेस देन 5 ना मोर देन 5, केवल 5 है।
तो इस केस में जब यहाँ 5 हो तो इसके पहले वाले डिजिट को देखा जाता है, अगर ये डिजिट ऑड है तो 1 यूनिट बढ़ जाता है, और अगर ये इवन है तो ज्यों का त्यों रह जाता है। तो जैसे इसमें 3 है तो 4 हो गया। अगर यहाँ पर इवन रहता, मान लीजिए 4 रहता, 8 रहता, तो जो रहता वही रह जाता। ये रूल है, ठीक है। 5.25 रहता तो 5.2 रह जाएगा। 2 क्या है, इवन है, तो ये 5.2 का 2 रह गया, बढ़ा नहीं। जबकि यहाँ पर 3 था तो 4 हो गया, ठीक है। तो 5.2, 2 इज क्या है, इवन। 2 क्या है, इवन है, ठीक है। तो अलजेब्रिक ऑपरेशंस विथ सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है, जिसके लिए हम लोग राउंडिंग ऑफ पढ़ रहे हैं, वो अब आ रहा है कि जब कोई अलजेब्रिक ऑपरेशंस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करते हैं मेजर्ड वैल्यू का, तो जो रिजल्ट आता है उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए, उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। इफ 2 और मोर आइटम्स इन्वॉल्विंग डेसिमल आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड, देन रिजल्ट विल हैव लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। आफ्टर डेसिमल इन एनी ऑफ द टर्म्स, फॉर एग्जाम्पल 5.3, 4.45, 5.87, 9, इनको जोड़ना है। तो जोड़ने के बाद हम देखेंगे कि ये सब जोड़िए, जोड़ के देखिए तो ये इतना आ रहा है 15.629। तो क्या 15.629 लिखना उचित है, ठीक है। देखिए मान लीजिए कि ये जो वैल्यूज़ है वो फॉर एग्जांपल सेंटीमीटर में लिया गया है किसी, तो ये एक मेजरिंग, ये किसी और मेजरिंग डिवाइस से लिया गया, ये किसी और मेजरिंग डिवाइस से लिया गया, ये किसी और, दिख रहा है यहाँ पे। इस मेजरिंग डिवाइस का लिस्ट काउंट कुछ और होगा, क्योंकि ये पॉइंट डेसिमल के बाद 3 पॉइंट्स तक ले रहा है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स तक ले रहा है, डेसिमल के बाद 1 डिजिट तक ले रहा है। तो ये अलग अलग डिवाइसेस से लेंथ मेजर किया गया है। फॉर एग्जाम्पल ये लेंथ है मान लीजिए, और इनको फिर क्या किया गया है, सेंटीमीटर में ये सपोज रीडिंग है। तो सबसे एक्यूरेट जो डिवाइस है वो ये है, ठीक है। तो जो टोटल और सबसे इनएक्यूरेट, अगर इन तीनों स्केल में देखा जाए तो ये सबसे इनएक्यूरेट है। तो जो रिजल्ट आएगा वो इसका एरर सबसे ज़्यादा होगा, इसमें एरर, तो रिजल्ट में भी ये वाला एरर आना चाहिए, ये नहीं, ये एरर आना चाहिए। तो इसीलिए क्या हो जाता है कि जब ऐसे मेजरमेंट वैल्यूज़ होते हैं, मेजर्ड वैल्यू है ये सारे मेजर्ड वैल्यू हैं, और ये क्या इनका रिजल्ट है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, कुछ भी। तो मान लीजिए एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं, तो जब ये एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हो रहा हो तो जो रिजल्ट है उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए थे। तो इसमें बोल रहा है कि द रिजल्ट विल हैव लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आफ्टर डेसिमल इन एनी ऑफ द टर्म्स। तो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स किस में है डेसिमल के बाद, इसमें है, कितना है, 1 है, ठीक है, 0.3, ये जो है डेसिमल के बाद सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग वही करेंगे, रिजल्ट में भी एक ही डिजिट होना चाहिए डेसिमल के बाद सिग्निफिकेंट। तो 15.629 को हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल के बाद केवल एक डिजिट तक इसको राउंड ऑफ करेंगे। तो जब राउंड ऑफ करेंगे केवल एक डिजिट तक, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा वो देखिए, ये हो जाएगा 15.6 केवल, क्योंकि 29 जो है, क्योंकि 2 है यहाँ पे, 2 इज लेस देन 5, तो 6 का 6 ही रह जाएगा, ठीक है। तो 15.6 हो जाएगा, ठीक है। ये है राउंडिंग ऑफ अप टू 1 डेसिमल पॉइंट। 5.3 है 1 सिग्निफिकेंट फिगर आफ्टर डेसिमल। क्यों लिए 5.3, क्योंकि यहाँ बोल रहा है कि जो ये तीनों टर्म्स है उसमें सबसे लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स डेसिमल के बाद कौन सा है, ये वाला है, ठीक है, 1 डेसिमल। तो इसलिए रिजल्ट में भी केवल एक ही होना चाहिए। तो इसका रिजल्ट जो है 5.62 लिखना भी गलत है, 5.629 लिखना भी गलत है, सबसे करेक्ट होगा 5.6, क्योंकि इनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इसमें देखते हैं क्या होता है। इफ n इज द लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आउट ऑफ 2 मेजर्ड वैल्यूज, देन द रिजल्ट विल हैव n सिग्निफिकेंट ओनली, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें मान लीजिए कि 2 अलग अलग मेजर्ड वैल्यू हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन ले रहे हैं, ठीक है। तो जो कम, जिसमें कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, वही हमारे रिजल्ट में भी रह जाएगा। जैसे ये एक क्वेश्चन है आपका, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड ए वेयर ए इक्वल टू 2.4 × 10⁻⁻² मीटर।
देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड ए वेर ए इक्वल टू 2.4 इंटू 10⁻⁻² मीटर। तो इसका वॉल्यूम निकालना है, ये क्यूब है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ए क्यूब। जब हम ए क्यूब करेंगे तो देखिए वैल्यू कितना आता है, ए क्यूब इक्वल टू, इनका क्यूब करेंगे तो ये आ जा रहा है आपका 13.824 इंटू 10⁻⁻6, ये 13 है, तो 13.824 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। ठीक है, अब देखिए इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, साइड्स में 2 सिग्निफिकेंट फिगर है और डेसिमल के बाद तो केवल एक ही है। इसमें बोल रहा है एन इज द लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आउट ऑफ द 2 मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, इसमें तो दोनों ए 3 मेजर्ड वैल्यू है, ए 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सब में है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो इसमें भी 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। ठीक है, टोटल जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगा, जो वॉल्यूम आया, उसमें केवल 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। तो इसको तो देखोगे तो इसमें लगेगा कि टोटल 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो आपको इसको राउंड ऑफ करना होगा सो दैट कि केवल 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स रह जाए। तो इसका मतलब 13.8 है, तो इसका राउंड ऑफ करने पे आपको आ जाएगा 14, क्योंकि ये 8 जो है वो मोर देन 5 है, तो ये हो जाएगा 14 मीटर क्यूब। तो 14 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब, ये आपका हो गया 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स ओनली। v इक्वल टू 14 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब, दैट इज 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स ओनली। तो मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन दोनों में ये रूल अप्लाई होता है कि जो मेजर्ड वैल्यू में 2-3, मान लीजिए कि अगर हम एरिया निकालने दे देते हैं और लेंथ और विड्थ 2 अलग अलग दे देते हैं, तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि दोनों में जो लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स है नंबर्स, उतने ही रिजल्ट में ही होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। सपोज ए मेजर्ड वैल्यू बाय ए सेंटीमीटर स्केल इज L इक्वल टू 13 ± 1 mm। ठीक है, तो इसमें ±1 mm से ये समझ में आता है कि ये क्या है, ये आपका लिस्ट काउंट है, मतलब 1 mm तक वो स्केल, जो भी स्केल सेंटीमीटर स्केल है, वो 1 mm तक मेजर्ड कर सकता है। तो इसका लिस्ट काउंट यहाँ से पता चल जा रहा है, और इसका मेजर्ड वैल्यू जो होगा वो 12 और 14 के बीच में कहीं होगा, 13 - 1 से 13 + 1 के बीच लाई करेगा। इफ L इक्वल टू 13.0 ± 0.1 mm, तो इसका मतलब हो गया कि इस लेंथ जो है, ये स्केल जो है मोर एक्यूरेट स्केल है। क्यों? क्योंकि इसमें 13 के अलावा 0.1 mm तक मेजर, इसका लिस्ट काउंट क्या है, कम है, 0.1 mm तक है, ये दिस इज मोर एक्यूरेट स्केल। तो इसमें लेंथ कहाँ से कहाँ, ये लेंथ हो जाएगा 12.9 से 13.1 के बीच कहीं ना कहीं मेजरमेंट लाई करेगा mm के बीच। क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स के बारे में अब सीखते हैं। एक्यूरेसी जो होता है वो ये होता है कि कितना एक्यूरेट, मतलब क्लोज टू द ट्रू वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू जो है कितना क्लोज टू द ट्रू वैल्यू मेजर कर सकता है, वो आपका हो जाता है एक्यूरेसी। तो लिस्ट काउंट जितना कम होगा, एक्यूरेसी उतना ही ज़्यादा कहा जाएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स, तो एरर्स बहुत टाइप के होते हैं, और वो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि किस किस टाइप के एरर जब मेजर करते हैं किसी एक्सपेरिमेंट में तो वो आ सकते हैं। तो एक है सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर होता है जो इंस्ट्रूमेंट में किसी फॉल्ट की वजह से आता है, वो आपका सिस्टमेटिक एरर होता है, और सिस्टमेटिक एरर को दूर किया जा सकता है। ठीक है, कॉजेज आर नोन, इनका सिस्टमेटिक एरर, इनके कॉजेज, इनके कारण पता होते हैं, एंड दिस कैन बी मिनिमाइज्ड लाइक इंस्ट्रूमेंटल एरर है, जीरो एरर है, लिस्ट काउंट एरर है। ठीक है, ये सब एरर जो होते हैं वो सिस्टमेटिक एरर हो जाते हैं, क्योंकि इनका कारण पता होता है, इसलिए इन एरर को एलिमिनेट भी किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है। देन एक आता है रैंडम एरर। तो भाई ये रैंडम एरर क्या होता है, रैंडम जैसा कि नाम से ही हमें लग रहा है कि ये रैंडम है, इसके कारण पता नहीं होता है, ये कहाँ से आता है, हर एक्सपेरिमेंट में अलग अलग एरर आता है। ठीक है, हर एक्सपेरिमेंट में ये फिक्स नहीं है। ये एरर जो है एक बार कीजिए तो सेम पैरामीटर की वजह से, मान लीजिए कि टेम्परेचर हम देखते हैं, तो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है वो फ्लक्चुएट होते रहता है, आपके कंट्रोल में नहीं है। एनवायरनमेंट टेम्परेचर जो है वो फ्लक्चुएट करता है, आपके एक्सपेरिमेंट को इफेक्ट करता है, तो वो कभी पॉजिटिव इफेक्ट देगा एरर में, कभी नेगेटिव एरर दे देगा।
तो ये रैंडम एरर है, ये आपके कंट्रोल में भी नहीं है और आपको बहुत सारे एरर आपको पता भी नहीं होता है कि ये क्यों आ रहा है। अलग अलग एक्सपेरिमेंट कीजिएगा तो देखिएगा वैल्यू बार बार अलग आ रहा है, बार बार अलग आ रहा है, मानना बहुत मुश्किल होता है। तो इस एरर को दूर करने का एक ही उपाय है, वो है कि इस एक्सपेरिमेंट को दोहराते जाइए। जितने बार एक्सपेरिमेंट कीजिएगा उतने बार रैंडम एरर जो है कम होते जाएगा, कम होते जाएगा। तो आइडियली बोला जा रहा है कि अगर इनफाइनाइट टाइम्स आप एक्सपेरिमेंट को दोहराते हैं तभी वो ट्रू मेजर्ड वैल्यू आएगा। तो ये हो जा रहा है आपका विल ऑलवेज बी देयर इन एनी एक्सपेरिमेंट, ठीक है, एंड कैन नेवर बी कंप्लीटली एलिमिनेटेड। क्यों मैंने कहा कि एलिमिनेट नहीं किया जा सकता है कंप्लीटली? इसे इसलिए कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं किया जाता है क्योंकि इसके कारण नहीं पता होते हैं और हर एक्सपेरिमेंट में हर बार ये एरर अलग अलग आता है। तो इसको दूर करने का एक ही उपाय है कि एक्सपेरिमेंट को बार बार दोहराया जाए, ठीक है। टू एलिमिनेट दिस एरर टेक टू मेनी मेजरमेंट्स, मतलब एक्सपेरिमेंट को दोहराते रहिए, ठीक है। और फिर आता है एब्सोल्यूट एरर। तो ये एब्सोल्यूट एरर क्या है? एब्सोल्यूट एरर है डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज एब्सोल्यूट एरर। इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है एब्सोल्यूट एरर। नॉर्मली द मीन वैल्यू, जिसको हम लोग AM से डिनोट करते हैं, इज टेकन एज ट्रू वैल्यू, ठीक है। इफ A1, A2, A3, AN आर मेजर्ड वैल्यू देन AM इज इक्वल टू सम ऑफ दिस मेजर्ड वैल्यू डिवाइड बाई n, मतलब ये एवरेज है, मीन मतलब एवरेज बोल रहे हैं, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर का डेरिवेशन हम लोग कर रहे हैं और डिफाइन कर रहे हैं कि एब्सोल्यूट एरर क्या होता है। तो उससे पहले हम लोग मीन मैंने वैल्यू को डिफाइन करते हैं। तो मीन वैल्यू जो होता है उसको हम लोग ट्रू वैल्यू भी कहते हैं। और वो कैसे निकालते हैं? ए मीन इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 डिवाइड बाई n, मतलब n टाइम्स हमने मेजरमेंट लिया है, उन सारे मेजरमेंट को जोड़ करके n से डिवाइड कर दिया है, तो उसका मीन वैल्यू आया है। ये सब क्यों कर रहे हैं? एरर को मिनिमाइज करने के लिए कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग रैंडम एरर को मिनिमाइज करने के लिए कर रहे हैं। तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? मीन एब्सोल्यूट एरर आर डिफाइंड एज डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा AN। तो डेल्टा A1 इजकल टू A मीन माइनस A1, डेल्टा A2 इजकल टू A मीन माइनस A2। इसी तरह से सबका निकालेंगे तो ये कोई प्लस आएगा, कोई माइनस आएगा, कोई प्लस आएगा, कोई माइनस आएगा। तो ये जो है मीन एब्सोल्यूट एरर जो है, मीन एब्सोल्यूट एरर, ये मीन वैल्यू है और ये मीन एब्सोल्यूट एरर है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स या जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स एक्सपेरिमेंट को दोहराया जाएगा तो ये एरर्स जो होता है मिनिमाइज हो जाता है। तो डेल्टा A1, डेल्टा A2 ये सारे निकालेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। इट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो डेल्टा A मीन मतलब कि जो एब्सोल्यूट, इसी को मीन एब्सोल्यूट एरर कहा जाता है। डेल्टा A मीन जो होगा वो हो जाएगा डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस ये मैग्नीट्यूड है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, सारे पॉजिटिव वैल्यूज को जोड़ करके n से डिवाइड कर देंगे तो वो जो आएगा वो होगा आपका मीन एब्सोल्यूट एरर। मेजरमेंट कैन बी रिटन एज A इजकल टू A मीन प्लस माइनस डेल्टा A मीन, ये मीन एब्सोल्यूट एरर है और सबसे ट्रू वैल्यू के क्लोज होगा। ये एक्सपेरिमेंट से पता चलता है। आप निकालिएगा तो देखिएगा कि जितना नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट ज़्यादा करिएगा उतना ही ये एरर जो है ये आपका जो है कम होते जाएगा एरर। तो डेल्टा A मीन जो होगा वो A मीन प्लस माइनस डेल्टा A मीन, जो ट्रू वैल्यू मेजरमेंट का जो वैल्यू होगा वो होगा ट्रू वैल्यू प्लस माइनस डेल्टा A मीन, ये क्लोज टू द ट्रू वैल्यू होगा। सो A मीन माइनस डेल्टा A मीन प्लस डेल्टा A मीन के बीच में कहीं ना कहीं मेजर्ड वैल्यू होगा, ठीक है। रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? जब हम कोई भी मेजरमेंट करते हैं तो फ्रैक्शनल एरर क्यों इंपॉर्टेंट है? फ्रैक्शनल एरर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एरर कितना है वो किसी यूनिट में एरर होता है। तो एरर कितना है इससे आपको एक चीज़ का आइडिया नहीं लगता। अगर मैं आपको बोलूं कि मैं सोना खरीदने गया था और उसमें मेजरमेंट में मेरा एरर है, कितना एरर है? तो सोना खरीदने में मैंने देखा मेजरमेंट में वही 2-4 ग्राम का एरर है, ठीक है। तो आपको क्या इससे पता लगेगा कि 2-4 ग्राम का जो एरर है तो डिजायरेबल है या नहीं डिजायरेबल है? इसी के जगह पर मैं अगर आपको बोलता हूँ सब्जी खरीदने गया था और यही कुछ 10-20 ग्राम या 2-4 ग्राम का एरर था,
तो आप उसको नज़रअंदाज कर दे देते हैं। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में बैठा है, आप जानते हैं कि जब सोना खरीदने गया था तो ये ज़रूर ही 2-4-10 किलो सोना तो खरीदने गया नहीं होगा, ठीक है, 10 ग्राम सोना खरीदने गया होगा। 10 ग्राम सोना में अगर मैं 2-4 ग्राम का एरर करता हूँ तो ये थोड़ा सा मैंने पच नहीं रहा है। 5 ग्राम एरर अगर हो गया 10 ग्राम में तो 50% एरर हो गया। लेकिन जब आलू की बात करते हैं तो 2-4 ग्राम का एरर मतलब हो गया तो कम से कम मैं आधा किलो, 1 किलो, 100 ग्राम एरर खरीदने गया हूँगा, तो उसमें 2-4 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम एरर मतलब कोई मतलब नहीं रखता है। तो इसलिए परसेंटेज एरर जो है वो ज़्यादा वैल्यू रखता है। तो इस परसेंटेज एरर का मतलब कि जो मेजरमेंट हम कर रहे हैं उसके रेस्पेक्ट में देखना होता है कि एरर कितना परसेंटेज कर रहे हैं। अगर एरर जो है बहुत ज़्यादा परसेंटेज में है तो इसका मतलब कि वो सही तरीका नहीं है। मेजरिंग डिवाइस हमें चेंज करना चाहिए। हम सोना खरीदने गए हैं और वो अगर मेजरिंग डिवाइस 5 ग्राम का एरर करता है तो वो गलत है, क्योंकि हम 10 ग्राम सोना खरीदने जा रहे हैं, 5 ग्राम का एरर करेंगे ऐसा है जो कि 5 ग्राम का एरर कर सकता है, तो गड़बड़ हो गया। सोना खरीदने गए 10 ग्राम और ऐसे इंस्ट्रूमेंट से सोना का वजन किया जा रहा है जो कि खुद 5 ग्राम उसका लिस्ट काउंट है, ठीक है, तो वो 5 ग्राम से कम वजन कर ही नहीं सकता है, तो ये ऐसा तो डिजायरेबल नहीं है। तो ऐसा डिवाइस, इसलिए परसेंटेज एरर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप मान लीजिए कोयला खरीदने गए, ठीक है, कोयला खरीदने गए तो उसमें क्या 2 ग्राम, उसमें 100 ग्राम का भी ज़रूरत नहीं पड़ता है, वो किलोज में होता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप आधा किलो का एरर कर सकते हैं, चलेगा। अब 10 किलो 20 किलो कोयला लीजिएगा या टन्स में लीजिएगा, तो इसलिए वहाँ जो है परसेंटेज एरर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगर परसेंटेज एरर 5% से ज़्यादा हुआ आपके मेजर्ड वैल्यू से तो वो डिवाइस डिज़ायरेबल नहीं है, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड है कि 5% से ज़्यादा अगर आपने एरर, जो मेजरिंग डिवाइस है उसका लिस्ट काउंट है 5% से ज़्यादा है तो आपका वो डिवाइस जो है वो डिज़ायरेबल नहीं है। तो इंपॉर्टेंट समझ में आ गया कि परसेंटेज एरर का क्या है इंपॉर्टेंस। सो डेल्टा ए मीन बाई ए मीन ये हो जाता है फ्रैक्शनल एरर, और इसी को अगर 100 से डिवाइड कर देते हैं तो ये आपका हो जाता है परसेंटेज एरर। If the instrument error, that is list count, is more than 5% of the measured value, it is not desirable to measure with that instrument, ठीक है। वो इंस्ट्रूमेंट से मेजर नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए। अब सोना खरीदने जा रहे हैं और पता चला कि 1 किलो का मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लेकर चले गए, ये 100 ग्राम, ठीक है। आप आलू खरीदने जाते हैं, तो आलू खरीदने जाते हैं तो क्या उसमें क्या 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम जरूरत पड़ता है? नहीं जरूरत पड़ता है। लेकिन सोना खरीदने जाते हैं तो 1 ग्राम क्या उससे भी कम का जरूरत पड़ता है। इंस्ट्रूमेंट बहुत ही डेलिकेट और बहुत ही प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, उसमें एरर डिजायरेबल नहीं है, 1 ग्राम का भी एरर डिजायरेबल नहीं है। लेकिन आलू खरीदने जाते हैं तो उसमें आपका तो कहीं कहीं 50 ग्राम का भी नहीं होता है, 100 ग्राम तक रहता है, क्योंकि 100 ग्राम एरर उसमें डिजायरेबल है, क्योंकि आप आलू ज़्यादा लेते हैं, 2 किलो, 1 किलो, आधा किलो लेते हैं तो उसमें 100 ग्राम का ज़्यादा डिजायरेबल है, ठीक है। तो इसीलिए परसेंटेज एरर बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, ठीक है, तब एरर जब कंबाइन होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स देखते हैं कि मान लीजिए कि आप 2 मेजर्ड वैल्यू है, दोनों मेजर्ड वैल्यू का एडिशन एक रिजल्ट है। तो जब दोनों मेजर्ड वैल्यू में कुछ ना कुछ एरर है और जब इन एरर्स को आप जोड़िएगा तो जो रिजल्ट में जो आएगा वहाँ भी कुछ एरर होगा। तो वो एरर कैसे हम लोग निकालेंगे वो यहाँ पर देखते हैं। सम और डिफरेंस, मान लीजिए कि x इक्वल टू ए प्लस बी है तो डेल्टा x इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी हो गया, ठीक है। डेल्टा x मान लीजिए x जो है वो एक मेजर्ड वैल्यू है जो कि a और b का एडिशन है। तो a में a और b क्या है, ये मेजर्ड वैल्यूज हैं। a मेजर्ड वैल्यू है, b भी मेजर्ड वैल्यू है, तो a में भी कुछ एरर होगा, b में भी कुछ एरर होगा, और डेल्टा x में जो एरर होगा वो हो जाएगा सम ऑफ द एरर्स ऑफ a एंड b। अब यहाँ माइनस भी होता, अगर a और b का डिफरेंस भी लेंगे तो भी यहाँ पर डेल्टा a प्लस डेल्टा b ही लिखेंगे। तो जो मेजर्ड वैल्यू में एरर होगा, कैलकुलेटेड वैल्यू में जो एरर होगा डेल्टा x, वो हो जाएगा सम ऑफ द एरर्स इन द मेजर्ड वैल्यू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। देखिए डेल्टा x इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। एक्सरसाइज करिए, उसमें क्लियर हो जाएगा। प्रोडक्ट और डिवीजन में भी इसी तरह से निकालते हैं। मान लीजिए x इक्वल टू a इंटू बी है, जैसे एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल ले लीजिए, a एंड b क्या होगा, उनका लेंथ एंड ब्रेथ हो जाएगा, ठीक है। a और डिवीजन भी हो सकता है। तो इन दोनों केस में हम लोग देखेंगे कि डेल्टा x बाई एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a बाई ए प्लस डेल्टा b बाई बी। तो देखिए यहाँ भी बीच में ऐड है, माइनस नहीं है,
भले यहाँ माइनस हो, यहाँ भी एडिशन है, माइनस नहीं है, या माइनस प्लस माइनस यहाँ है एरर में। अगर एब्सोल्यूट एरर लेंगे तो यहाँ पर केवल प्लस हो जाएगा। तो ए डिवाइड बाई बी हो या ए इंटू बी हो, एरर आपका ऐसे ही होगा। ठीक है, तो जब प्रोडक्ट और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हो, प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन हो दो मेजर्ड वैल्यू का, तो जो रिजल्ट होता है उसमें फ्रैक्शनल एरर बहुत इजीली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं इस तरह से। ये आपका फ्रैक्शनल एरर आता है। एरर्स इन क्वांटिटी रेज टू सम पावर। ठीक है, ये क्या है, मान लीजिए कि x इक्वल टू ए टू द पावर ऑफ n डिवाइड बाई बी टू द पावर ऑफ m है, तो डेल्टा x बाई एक्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा। ये सब जो है ये क्यों हो जाएगा आप पूछिएगा हमसे, तो ये क्या है कि जब आप इसका लॉग लेकर के डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएशन से ये थोड़ा सा आसान हो जाता है, जो मैं अभी नहीं दिखा रहा हूँ। तो डेल्टा x बाई एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस n इंटू डेल्टा ए बाई ए प्लस m इंटू डेल्टा बी बाई बी, ये हो जाएगा। अगर n पावर है यहाँ पर, m पावर है a का, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाता है डेल्टा x बाई एक्स का। तो जब कोई पावर हो इस तरह से तो हम लोग इस तरह से एरर निकाल सकते हैं। ये आपको सीख लेना पड़ेगा एरर्स निकालने के लिए। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है, व्हेन वी राइट साइंटिफिक नोटेशंस लाइक x पॉइंट वाई जेड इंटू 10 टू द पावर ऑफ n। मान लीजिए x y z कुछ होगा डिजिट, यहाँ पर कुछ डिजिट, ये कोई डिजिट, ये कोई 1 से 9 तक कोई डिजिट है x y z। तो अगर ये लेस देन 10 है वैल्यू, टोटल वैल्यू इसका, तो इसका वैल्यू लेस देन 5 हुआ, x पॉइंट वाई जेड है ना, तो यहाँ मान लीजिए कि 4 पॉइंट समथिंग हो गया, तो ये टोटल वैल्यू लेस देन 5 हो गया। तो उस केस में इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 टू द पावर ऑफ n हो गया। और यहाँ अगर 5 पॉइंट समथिंग हुआ तो मोर देन 5 हो गया, तो उस केस में इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो जाता है 10 टू द पावर ऑफ n प्लस 1, दैट इज 11। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज 10 टू द पावर ऑफ n प्लस 1 इफ x पॉइंट वाई जेड इज मोर देन 5। किस तरह से, देखिए एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं कि मान लीजिए 1.667 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 11 है, तो इसमें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 10 टू द पावर ऑफ 11। ठीक है, और 6.3 लेते हैं इंटू 10 टू द पावर ऑफ 10, तो इसमें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 10 टू द पावर ऑफ 11। क्यों, क्योंकि 6 जो है ये टोटल वैल्यू जो है मोर देन 5 है, तो इसलिए इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 टू द पावर ऑफ 11 होगा और इसका भी 10 टू द पावर ऑफ 11 होगा। तो ये था आपका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब एक्सरसाइज कीजिए, उससे आपको और समझ में आएगा कि किस तरह से इसके प्रॉब्लम सॉल्व किए जा सकते हैं।